नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 जुलाई 2021। स्वागत आपका करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। इस क्लास में हम 4 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ अगर आप इस क्लास में यूज़ होने वाले करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो वो भी हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम लोग ये जो करंट अफेयर है वो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को जो है भारतीय सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दे दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच रिपब्लिक और रिन्यूअल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। मतलब जितने भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप जितना भी अगर आप देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या रिफॉर्म्स जितनी भी है उसके लिए जो समझौता था किसको जो है मंजूरी दे दी है, किस रिपब्लिक के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है, गाम्बिया के जो है गाम्बिया के साथ जो समझौता था उसको भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने मंजूरी दे दी है। अब गाम्बिया की अपने थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप के अंदर आप सभी को पता होगा कि गाम्बिया जो है जो अफ्रीकन एक कंट्री है और बिल्कुल ही अगर आप देखो तो प्रशांत महासागर की तरफ एक झुका हुआ भाग है। ये छोटी सी कंट्री है गाम्बिया। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो गाम्बिया से एरिया के अंदर बड़े हैं। काफ़ी लंबा डिस्टेंस आप सभी को पता होगा। इंडिया हमारा भारत, प्यारा भारत ये रहा और ये रहा गाम्बिया। ओके, अब इसके आगे की थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं गाम्बिया के बारे में। तो गाम्बिया की अगर राजधानी की बात करते हैं तो गाम्बिया की राजधानी क्या है, बांजुल। आधिकारिक भाषा की बात करें तो वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। कुल क्षेत्रफल वहाँ का 10,689 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब बहुत ही छोटा, इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा जो है इसका क्षेत्रफल है। मुद्रा की बात करें तो डालासी जो है वहाँ की जो है आधिकारिक मुद्रा है। कुछ इम्पोर्टेंट इंडिया और गाम्बिया के जो करंट रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, उनके बारे में। गाम्बिया ने जनवरी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा जो 21 जून को जो है इंडिया जो है इंटरनेशनल योगा दिवस मनाता है, ये घोषित किया था। तो इस प्रस्ताव को जो है सह प्रयोजित किया था, मतलब इसके जो है साथ रहा था गाम्बिया, भारत के साथ रहा था। सेकंड अगर देखें, चीन और सेनेगल के बाद भारत गाम्बिया का तीसरे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब भारत जो है गाम्बिया के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। भारत से ऊपर दो कंट्रीज़ हैं, चाइना और सेनेगल। ये दो कंट्रीज़ जो है ये भारत से ज़्यादा व्यापार करती है गाम्बिया के साथ। बाकी अगर अपने देखें तो भारत जो है तीसरे नंबर पर गाम्बिया के साथ व्यापार करने में जो है तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट, अगर आप प्राउड फील करवाने वाला क्वेश्चन है कि कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये अभिमन्यु मिश्रा की इमेज है। यूएसए में बेसिकली ये रहते हैं और वैसे अगर आप देखो तो भारतीय मूल के, ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा अभिमन्यु मिश्रा। उम्र की बात करें तो इनकी उम्र जो है अभी 12 साल है। अभी हाल ही में ये जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड एज के अंदर 12 साल 3 महीने के अंदर जो है ये जो है रिकॉर्ड कायम किया है। उससे पहले जो रिकॉर्ड था सरगेई कार्जिकिन का था, ये रशिया के थे। और बेसिकली अगर आप देखो तो इन्होंने 2003 के अंदर 12 साल और 7 मंथ की एज के अंदर जो है रिकॉर्ड बनाया था। 2003 से लेकर 2021 तक इन्हीं का रिकॉर्ड कायम था। उसके बाद अभी अभिमन्यु मिश्रा ने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस राज्य सरकार ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति जो है लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने 2021 से 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आईटी पॉलिसी फॉर 21 to 24। 4 ऑप्शन आपके पास, इन चारों में से सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा आंध्र प्रदेश सरकार। मतलब आंध्र प्रदेश सरकार ने जो क्या किया है, एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है, आईटी पॉलिसी जिसको आप बोल सकते हो। ओके, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2021 से लेकर 2024 के टाइम पीरियड के लिए। आंध्र प्रदेश की सीमा देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी आंध्र प्रदेश की सीमा है, काफ़ी बड़ा। मतलब एक तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़, इस साइड उड़ीसा, इधर कर्नाटका और तमिलनाडु, 5 स्टेट्स के साथ जो है अपनी सीमा शेयर करता है। और उसी के साथ अगर देखें तो इसकी तटीय सीमा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब इसके बारे में आगे अपने डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसकी राजधानी की, तो राजधानी कितनी है, क्या है इसकी, अमरावती है राजधानी इसकी। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी। 30 मई 2019 से जो है ये
आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी को जो है बेसिकली बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में वहाँ पे 176 सीटें हैं, विधान परिषद की 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटों का कंट्रीब्यूशन है आंध्र प्रदेश से, लोकसभा में 25 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जहाँ के चीफ जस्टिस की बात करें तो JK महेश्वरी वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और अगर अपने बात देखें कि किस तरीके से मतलब कौन सा जो राज्य है भारतीय राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है, तो उस सूची के अंदर आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। ओके, दूसरा स्थान है। तटीय सीमा कितनी है इसकी? 972 किलोमीटर। इससे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। गुजरात की तटीय सीमा लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है, और उसके बाद 972 किलोमीटर जो है आंध्र प्रदेश की। मैं आपको मैप में फिर से दिखा देता हूँ। गुजरात की तटीय सीमा जो है ये ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर के आसपास है, और ये वाली जो है 972 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से आंध्र प्रदेश के 1-2 करंट अफेयर जो है वो भी बता देता हूँ। अभी विश्व बैंक ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश में साल्ट प्रोग्राम, नमक के प्रोग्राम के लिए जो है फंड दिया है। ओके, और सेकंड की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत में पहली बार जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की। एम्बुलेंस सेवा बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी है, लेकिन उसमें क्या होता है बेसिकली, जिसको आप गौशाला बोलते हो, गौशाला के अंदर ही जो है एक ऐसा वार्ड बनाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पशुओं का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, रनिंग एम्बुलेंस जो है पशुओं के लिए स्टार्ट की है। जैसे पूरे इंडिया के अंदर 108 जिसको आप जनरली बोलते हो, या इमरजेंसी एम्बुलेंस जिसको बोलते हो, उस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश में पशुओं के लिए, जानवरों के लिए भी स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को जो है मंजूरी दे दी है। अभी आप सभी को पता होगा कि स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र के रूप में भारत और एक देश के बीच में समझौता हुआ है। उस समझौते के अंदर जो दूसरा देश था वो कौन सा है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, नेपाल। अब नेपाल जो आप सभी को पता होगा बिल्कुल ही एक हिंदू राष्ट्र है। पूरे विश्व में अगर संपूर्ण हिंदू राष्ट्र अगर की अपन बात करें तो वो नेपाल है। वहाँ पे हिंदू जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर परसेंटेज में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अब कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं नेपाल और इंडिया के। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है पिछले साल 2019 में जैसे भारतीय सरकार ने जो है नया भारत का नया नक्शा, जिसके अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लॉन्च किया था, तो उसके बाद जो है नेपाल के अंदर नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट था। नेपाल का कहना था कि भारत ने जो है इस तरीके का जो नक्शा बना लिया है, लेकिन उसके अंदर जो है 1-2 पॉइंट है। जैसे ये कालापानी नाम से एक जगह है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। उत्तराखंड के बिल्कुल पास कालापानी नाम से जगह है। नेपाल कहता है कि यह भारत का हिस्सा, नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत ने क्या किया है, कालापानी तक जो है सड़क परिवहन मतलब एक रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ तक बना दिया। तो नेपाल इस चीज़ के अगेंस्ट था कि भारत ने नेपाल अथॉरिटी से पूछे बिना वहाँ तक सड़क बना दी है। और इसी के साथ अगर अपने देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, या जो लिपू लेक का जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है उस पॉइंट के ऊपर भी। वहाँ पर भी नेपाल अपना दावा करता है और भारत अपना दावा करता है। दोनों देशों के बीच में जो सीमा है उसकी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक साइड जो नेपाल के है पूरा उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। आपको इस इमेज में जो है नज़र आ रहे हैं सभी के सभी राज्य। ओके, नेक्स्ट अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेपाल और भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, आप सभी को पता होगा। सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। मतलब भारत की विदेश नीति में नेपाल जो है एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल शांति मित्रता संधि, ऐसी एक संधि भी हो चुकी है, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि। थर्ड पॉइंट की बात करें, भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए परागमन सुविधा भी प्रदान करता है। अब आप सभी को पता होगा कि नेपाल के ऊपर की साइड जो है यहाँ पे चाइना है, नीचे की तरफ इंडिया है, एक साइड पूरा 3 साइड से इंडिया से लॉक है ये, एक साइड से चाइना है। तो इस तरीके से जो है नेपाल जो है पूरा लैंडलॉक एक कंट्री है चारों तरफ से। तो इसको रास्ता प्रदान करने के लिए चाइना से भी है, लेकिन इस एरिया में माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, नेपाल अपना जो व्यापार करता है वो इंडिया के थ्रू करता है। ओके, इंडिया के थ्रू उसके जो रास्ते हैं वो निकलते हैं।
नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। आप सभी को पता होगा कि नेपाल के साथ जो है वेस्ट बंगाल अपनी जो है सीमा शेयर करता है और कोलकाता इस जगह पर है, तो यहाँ से जो है वो अपनी समुद्री सीमा को बंदरगाह, कोलकाता का जो बंदरगाह है, समुद्री व्यापार के रूप में उसका यूज़ करता है। ओके, भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न। आप सभी को पता होगा भारत से नेपाल आना और नेपाल से भारत जाना वीज़ा फ्री हो सकता है, बिल्कुल वीज़ा फ्री है। आप एक जनरली एक आधार कार्ड के रूप में जो है भारत से नेपाल जा सकते हो। इन कंपनियों ने नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति जो है कर रखी है। मतलब भारत की बहुत सारी कंपनियां जो नेपाल में जाके अपना काम करती है और वहाँ के अलग अलग सेक्टर के अंदर जो है वो अपना पैर जमाए बैठी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतवर्ष 2011 में नेपाल के साथ प्रति वर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यासकर्ता जो है आ रहे हैं। अब आप सभी को पता होगा कि नेपाल की जो गोरखा रेजिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं गोरखा रेजिमेंट के, और नेपाल की जो सेना है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो उसी के साथ क्या करता है भारतीय सेना और नेपाल की सेना जो है सूर्य किरण नाम से जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो करते हैं हर साल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण। अभी आपको मैंने बताया उत्तराखंड के धारचूला नाम से उत्तराखंड में एक जगह है, मतलब ये वाली जगह है, और उसी के साथ अगर देखें को लिप्पू लेक दर्रे से जोड़ती है एक सड़क, लिप्पू लेक दर्रा ये रहा इस पॉइंट पर है, यहाँ तक मतलब एक सड़क जोड़ती है थोड़ी सी, तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का है, नेपाल का हिस्सा, और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस सड़क का जो है निर्माण कर दिया था। उसके बाद नेपाल ने भी अपना नक्शा जो है, जैसे भारत ने लॉन्च किया उसके बाद नेपाल ने भी अपना नया नक्शा लॉन्च किया, जिसके अंदर काला पानी को उसने अपने एरिया के अंदर, नेपाल की जो सीमा थी उसके अंदर ले लिया था। लेकिन भारत कहता है कि काला पानी जो है वो भारत का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। मतलब सिनेक्स कॉरपोरेशन है उसके साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन, इन दोनों के जो विलय को जो है मंजूरी किसने दी है, तो इसका सही आंसर क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसने क्या कर दिया है, इन दोनों को जो है जोड़ दिया है। अब इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। मतलब तो ये कब बना था, 14 अक्टूबर 2003 को, मतलब आज से ऑलमोस्ट 17 साल पहले इसको बनाया गया था। प्रीसीडिंग किसको किया था, मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, ये पहले था, उसको चेंज करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है बना दिया गया था। ज्यूरिसडिक्शन किसका आता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। कमीशन एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो अशोक गुप्ता इसके चेयरमैन और पीके सिंह इसके सेक्रेटरी हैं। वेबसाइट जो है www.cci.gov.in, ये इसकी जो है वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। फॉर हाउ लॉन्ग टेन्योर ऑफ नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 वर्ष के लिए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सही आंसर अपने पास क्या है, 1 वर्ष। अब इस एजेंसी के भी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, नीति आयोग के ओवरव्यू देख लेते हैं। कब बनाया गया था इसको, 1 जनवरी 2015 को, आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले। प्रीसीडिंग किया था इसको प्लानिंग कमीशन ने, मतलब प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसको जो है प्रीसीड किया था, उसको चेंज करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एनुअल बजट की बात करें तो 339.65 करोड़ रुपए या लगभग 48 मिलियन डॉलर। ओके, उसके बाद अगर एजेंसी एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी, मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो राजीव कुमार, और सीईओ की बात करें तो आईएएस अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ है। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है इसकी पेरेंट एजेंसी है। वेबसाइट इसकी www.niti.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुक्काराम ओम्बले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुक्काराम ओम्बले के नाम पर जो है रखा गया था। ओके, इसका सही आंसर क्या है, मकड़ी का नाम जो है वो एक मकड़ी की एक नई प्रजाति जो है उसका नाम क्या किया गया है, अभी तुक्काराम ओम्बले के नाम पर जो है रखा गया है। अब तुक्काराम ओम्बले कौन थे, आप सभी को पता होगा कि मुंबई ताज होटल पर जो हमला हुआ था उस समय तुक्काराम ओम्बले जो है शहीद हो गए थे।
तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, काफ़ी ज़्यादा बार ये न्यूज़ में आते रहते हैं। अभी हाल ही में इनका एक स्टैचू भी बनाया गया था मुंबई के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तुकाराम ओंबले पर जब कोई आपके पास जो है कोई क्वेश्चन या कोई डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फार्मिंग टू दी फार्मर्स। मतलब किसानों को कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जानकारी देने के लिए जो एक सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, उसका आपको नाम बताना है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर इसका आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ओके, अब इसके बारे में अपने डिटेल देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐप जो है अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ सरकार ने क्या किया, एक नया ऐप बनाया। अब नया ऐप क्यों बनाया वो भी मैं आपको इसी के अंदर जो है बता दूंगा। पहला पॉइंट इसका क्या है, भाषा को सरल बनाकर आंकड़ों को किसानों के लिए आसान बनाना। ओके, 12 भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, और विंडोज़ फ़ोन में जो प्ले स्टोर होता है, विंडोज़ स्टोर जो होता है उसके ऊपर ये ऐप उपलब्ध है। ऐप को एंड्रॉयड और विंडोज संस्करण में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान, स्टार्टअप, KVK, SHC, NGO इसका निःशुल्क इस्तेमाल जो है कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देश के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऐप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अब आप सभी को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। कल के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत सरकार ने जो है अभी 6,28,000 का जो रिलीफ फंड जो लॉन्च किया है, उसके तहत भी भारत नेट स्कीम के तहत क्या किया है, लगभग 93,000 करोड़ रुपए जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए जो है अनाउंस किए हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से जो है ये ऐप जो है कम बैंडविड्थ पर, मतलब बहुत लो नेटवर्क पर भी ये ऐप जो है काम करेगा। ऐप किसान से किसी तरह की जानकारी एकत्रित नहीं करेगा, किसान की कोई डाटा इस ऐप के थ्रू नहीं चुराया जाएगा। यह जरूरी आंकड़ा देखने प्रदान करने के लिए खेती की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि किसी स्थान से संबंधित आंकड़े उस क्षेत्र या पिन कोड दर्ज करके एकत्रित किया जो है जा सकता है। ओके, मतलब आप लोग क्या करोगे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का पिन कोड लगाओगे तो आपके एरिया के अंदर किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का पानी है, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपको कौन सी फसल जो है कौन से समय पर लगानी चाहिए, कब काटनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 2 जून। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ल्ड UFO डे। आप सभी को पता होगा कि विश्व UFO दिवस जो है वो 2 जून को जो मनाया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस ये कब मनाया जाता है, 18 जून को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, और वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। अब अपने बात कर लेते हैं विश्व UFO दिवस। एक्चुअल में ये दिवस जो है वो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, दोनों बार के लिए अलग अलग इसके रीज़न है। फर्स्ट इसके लिए अगर देखें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जून को, और सेकंड किया जाता है 2 जुलाई को। ओके, 24 जून को ये दिवस सेलिब्रेट करने का मेन रीज़न क्या है कि USA में एविएटर कायनात आर्नोल्ड नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने 24 जून को जो है एक UFO जो है वो देखा था। ओके, UFO का फुल फॉर्म क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप जानते नहीं हो, अज्ञात उड़ने वाली वस्तु। और 2 जुलाई को ये दिवस मनाने का मुख्य रीज़न क्या था कि न्यू मैक्सिको के अंदर 1947 में ऐसा क्लेम किया जाता था कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक UFO आया और वो वहाँ पे क्रैश हो गया था। उसके बाद USA जो नेवी थी, USA एयरफोर्स थी, उसने क्या किया था, पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन किया था, और ऐसा कहा जाता था कि ये जो UFO क्रैश हुआ था ये जो है रबड़ पिगमेंट से जो है कुछ मिला के बना हुआ था। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड विच न्यूक्लियर मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड।
ओके, तो इसका सही आंसर क्या है अपने पास? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को जो है अभी हाल ही में पिछले सोमवार को ही जो है लॉन्च किया था। इसका जो है परमाणु मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया था। अब इसके बारे में अपने और डिटेल देख लेते हैं। तो अग्नि प्राइम या अग्नि पी, इस मिसाइल को अग्नि पी भी बोलते हैं, ये एक अग्नि क्लास की मिसाइल है जो न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। ओके, अग्नि सीरीज़ की 5 मिसाइल ऑलरेडी आ चुकी है। अग्नि 1 से लेकर 5 तक इस तरीके से 5 मिसाइल जो है आ चुकी है। बेसिकली इसकी रेंज तो थी 700 किलोमीटर के आसपास। ओके, अब अग्नि 5 की जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज बढ़ चुकी है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। बेसिकली अग्नि जो सीरीज़ है वो ग्राउंड टू ग्राउंड जो है काम करती है। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब आप एक सरफेस से जो है ग्राउंड से दूसरे किसी पॉइंट पर, दुश्मन के पॉइंट पर जो है इस मिसाइल से अटैक करते हो। अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती है। कुछ होती है जो एयर टू ग्राउंड करती है, मतलब किसी एयरक्राफ्ट से आप उस मिसाइल को फेंक सकते हो। कुछ होती है जो एयर टू एयर करती है, मतलब एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को मारने के लिए जो मिसाइल होती है उसको आप बोल सकते हो एयर टू एयर। और एक होती है ग्राउंड टू एयर, मतलब जो है ग्राउंड पर रहते हुए किसी एयरक्राफ्ट को अगर आपको मारना है तो उसमें आप क्या करोगे? ग्राउंड टू एयर मिसाइल का जो है यूज़ करोगे। अलग अलग मिसाइलें हैं, कुछ त्रिशूल, पृथ्वी, इस तरीके से करके अलग अलग मिसाइलें जो है बनाई गई है अलग अलग टाइप की। सोमवार को उड़ीसा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास इसका परीक्षण जो है किया गया था। अभी यही क्वेश्चन था हमारा। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली, अभी मैंने आपको बताया ग्राउंड टू ग्राउंड जो है ये अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसके वज़न की बात करें तो ऑलमोस्ट 50,000 किलो, लंबाई इसकी 17.5 मीटर और व्यास इसका 2 मीटर के आसपास है। ओके, तो अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि अग्नि मिसाइल क्या है। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।